गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार। अपना विषय जो है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो क्लास अपनी रहेगी बीए पार्ट सेकेंड। तो आपने जितनी भी क्लासें लगाई है या पीछे वाली जो भी क्लास लगाई है आपको पसंद आई होगी पॉलिटिकल से संबंधित। और अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी आए या आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से या कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं और आपकी बात हमारे तक पहुंचने के बाद उसका आंसर भी आप तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप साथ साथ में नोट करते होंगे और उसकी घर पे भरपूर तैयारी करते होंगे। आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल जो हम पढ़ रहे हैं, अपनी बुक जो पढ़ रहे हैं भारतीय जो बुक है, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था जो बुक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है, वो एक ऐसी बुक है जो हर कंपटीशन के क्षेत्र में आने वाली होती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। तो बात करें बीए पार्ट सेकंड की, चल रहा था अपना जो पॉइंट है वो चल रहा था संविधान। तो संविधान हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे बना, किससे बना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूरे लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके बाद हमने आगे से आगे इसको पढ़ा कि इसका विकास क्रम क्या रहा। इसका संविधान का विकास क्रम पढ़ रहे थे तो आपसे विकास क्रम से संबंधित, किससे संबंधित, विकास क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो भी आप बता सकते हो कि विकास क्रम है। हमने पढ़ा 1773 से शुरू हुआ था, चलते चलते हम 1781 तक पढ़ लिया था। अब है आज 1784 का एक्ट। आज जो आगे वाला विकास क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या रहेगा अपना 1784 का एक्ट, या इसका दूसरा नाम उपनाम पूछ ले आपसे तो कहोगे पिट्स एक्ट। दूसरा क्या नाम दिया हुआ है इसका, पिट्स एक्ट नाम दिया हुआ है। पिट्स एक्ट के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। पिट्स जो है वो है, क्यों पड़ा है नामकरण क्यों हुआ है इसका, तो आपसे पूछ ले कि पिट्स एक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है तो कहोगे कि इंग्लैंड या ब्रिटेन प्रधानमंत्री पिट के नाम से कि 1784 का जो एक्ट था इसका नाम पड़ा है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पिट, और उसी पिट के नाम से, पिट्स एक्ट के नाम से भी जाना गया। ये पिट्स एक्ट या 1784 का जो एक्ट है वो क्या था, इसका मुख्य कारण था बनाने का कि ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग करना कि 1784 का जो एक्ट बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, उसका मुख्य कार्य था कि ब्रिटिश कंपनी जो भारत में शासन करने के लिए आई थी, शासन कर रही थी, उस कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन कर दिया। कहने का मतलब कि अब आगे से ब्रिटिश कंपनी है वो अपने प्रशासनिक, कहने का मतलब शासन से संबंधित और राजनीतिक से संबंधित कार्यों को अलग अलग तरीके से करेगी। तो ये इस कारण 1784 का एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के बाद पूछ ले 1784 के बाद एक्ट कौन सा आया था, 1793 कौन सा आया था, 1793
1793 एक्ट, 1793 का एक्ट। अब पूछ ले 1793 वाले एक्ट में ऐसी क्या बात थी जो मुख्य रूप से इसको हमें अध्ययन करना पड़ता है, इसके बारे में जानना पड़ता है। तो देखो 1793 वाले एक्ट में कि ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। कहने का मतलब 1793 का जो एक्ट है वो इसलिए लाया गया था कि 1793 से पहले अंग्रेज भारत में जब शासन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, तो उस व्यापार में लगे हुए इस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो अपने व्यापार के मुनाफे से, या फिर बात करें कि ब्रिटेन देश से जो भी आय होती थी उस आय में से ब्रिटेन का जो खजाना था उस खजाने से कर्मचारियों को वेतन देते थे। लेकिन 1793 में उन्होंने ऐसा नियम बना दिया, ऐसा अधिनियम बना दिया कि आज के बाद ब्रिटेन देश उन्हें वेतन नहीं देगी, बल्कि भारतीय जो खजाना है, भारत देश का जो खजाना है, जहां से शासन होता है, भारत से जो आय प्राप्त होती है, उसी आय में से ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। इसके बाद 1793 के बाद 1813 एक्ट, 1813 का एक्ट कौन सा आएगा? 1813 का एक्ट। अब देखो इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं हम, आपसे पूछ ले मुफ्त व्यापार कर, कि 1813 का जो एक्ट है इस एक्ट को मुफ्त व्यापार कर के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही है उन पे व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, वो निःशुल्क तरीके से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते रहेंगे। इसके अलावा मुफ्त व्यापार कर को लागू किया गया, इसका दूसरा नाम भी आता है कि किस एक्ट को मुफ्त व्यापार कर कहा जाता है, तो 1813 वाले को कहा जाता है। इसके बाद भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने लगे, कि जो भारतीय शिक्षा थी इस शिक्षा पर ये प्रत्येक वर्ष कितने 1 लाख रुपए को खर्च करने लग गए थे, कि भारतीय शिक्षा पे खर्च है वो 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष कहने का मतलब प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च हैं वो कौन करेगा? ब्रिटिश शासन करेगी या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसलिए किस एक्ट को लाया गया? 1813 के एक्ट को लाया गया। इसके बाद पूछ ले 1813 का एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया था, तो कहोगे 1833 का एक्ट। कौन सा एक्ट था? 1833 का एक्ट। अब आपसे पूछ ले 1833 का जो एक्ट था, अधिनियम था, इसमें क्या बात लागू की गई थी? यह भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप था। क्या था भाई? जो भारतीय संविधान है उस संविधान का प्रथम प्रारूप, प्रथम चरण 1773 वाले को, रेगुलेटिंग एक्ट वाले को माना जाता है, और 1833 वाले को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप माना जाता है। आपसे पूछ ले भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप 1833 का एक्ट। इसके अलावा विधानमंडलों की
स्थापना। विधानमंडलों की भी स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई? 1833 वाले एक्ट के माध्यम से की गई। इसके बाद पूछ ले आपसे कि 1833 वाले एक्ट में क्या हुआ था कि हमने जिस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया था, हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम भारतीय गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या हुआ था भाई कि जिसको बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाता था उसे भारतीय गवर्नर जनरल नाम बना दिया। तो भारतीय गवर्नर जनरल नाम कर दिया 1833 वाले एक्ट का। पूछ ले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कहोगे लॉर्ड बेटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कहोगे लॉर्ड बेटिंग। भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो कहोगे लॉर्ड बेटिंग। इसके अलावा विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें किसकी स्थापना की गई? पूछ ले 1833 वाले में विधि आयोग की। विधि आयोग की स्थापना। विधि आयोग की स्थापना किस में की गई? 1833 के एक्ट में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? पूछ ले लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद देखो पहला 1793, 1813, 1833 कहाँ तक पढ़ लिया हमने? शुरुआत की थी 1773 से 1773, 1781, 1784, 1793, 1813 और 1833। इसका एक अंतिम रह गया, वो है 1853। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो 7 रहेंगे 1773 से लेके 1853, इनमें लगेगा, याद रखना, एक्ट। क्या लगाया जाएगा? एक्ट लगाया जाएगा। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 एक्ट, 1784 एक्ट, 81 में जो ब्रिटिश कंपनी 1773 को लागू किया गया प्रथम चरण, इसमें 81 में ब्रिटिश कंपनी के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लागू किया गया। 84 कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। अलग करने के बाद 93 में जो जितने भी कर्मचारी अलग अलग हुए उनको वेतन दिया जाने लगा। 13 में जब वेतन दिया जाने लगा तो भारतीय लोगों द्वारा मांग उठाई जाने लगी। मांग उठने लगी तो इन्होंने शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना शुरू कर दिया। 33 में पूछ ले आपसे, तो 33 में जो बंगाल गवर्नर था उसका नाम बदल के भारतीय गवर्नर जनरल कर दिया गया। और 53 वाला अभी हम पढ़ेंगे। 53 में क्या हुआ था? कहने का मतलब कि ये ब्रिटिश कंपनी का अंतिम एक्ट था। ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इसमें। अब ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से भारत में शासन नहीं होगा इसका समाप्त करने के बाद। 1853 एक्ट ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। कि जो जिस ब्रिटिश कंपनी का भारत में शासन था
उस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब ब्रिटिश कंपनी का शासन नहीं रहा है, ब्रिटिश ताज का शासन आ गया। कहने का मतलब इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड का जो शासक था तो वही सीधा शासन करने वाला था भारत पे, तो इंग्लैंड की महारानी के माध्यम से भारत में शासन होने लग गया। तो ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और जो रहा एकाधिकार वो रहा चाय व चीन व्यापार को छोड़कर। आपसे पूछ ले किस एकाधिकार को छोड़कर समाप्त कर दिया? चाय और चीन व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ जो व्यापार करते थी ब्रिटिश कंपनी उसको छोड़कर। अब देखो इसमें 1853 में ब्रिटिश कंपनी का शासन है वो समाप्त होता है। उदय किसका होता है? उदय पूछ ले, उदय बताओगे ब्रिटिश ताज। किसका उदय हो गया? ब्रिटिश ताज का उदय हो गया। इसके बाद पूछ ले कि ईसाई धर्म प्रचार की छूट, ईसाई धर्म प्रचार की क्या मिलने लग गई? छूट मिलने लग गई। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार को करने लग गए। इसके बाद देखो कि यह ब्रिटिश संसद से पारित अंतिम एक्ट था कि ब्रिटिश जो संसद थी उस संसद से पारित होने वाला अंतिम एक्ट कौन सा माना जाता है? 1853 वाले को माना जाता है। अब देखो 1853 वाला हो गया। इसके बाद ये था, हमने यहाँ तक पढ़ा 1853 तक ब्रिटिश कंपनी का रहता है। किसका शासन रहता है? याद रखना 1773 से 1853 तक ब्रिटिश कंपनी का शासन रहता है। 73 में शुरुआत होती है, 81 में उनकी गलतियों को दूर किया जाता है, 84 में उनके कार्यों को अलग किया जाता है, 93 में वेतन दिया जाता है, 13 में क्या किया जाता है? शिक्षा पे खर्च किया जाता है, 33 में कहने का मतलब है कि प्रथम प्रारूप माना जाता है भारतीय संविधान का। इसके अलावा भारतीय गवर्नर जनरल पद को स्थापित किया जाता है और 53 में क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। समाप्त। तो ये इतनी बातें आपको आसान सी लगेगी याद रखने के लिए। 73 प्रारंभ, 81 क्या होता है कि 81 में गलतियां दूर की जाती है, 84 में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया जाता है। इसके बाद 13 में शिक्षा पे खर्च किया जाता है। फिर रह गया 13 के बाद 33 में क्या किया जाता है कि कंपनी का जो बंगाल गवर्नर जनरल था उसे भारतीय गवर्नर जनरल बना दिया और 53 में इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद देखो इसको समाप्त करने के बाद ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो जाता है। किसका? कि अब ब्रिटिश कंपनी का शासन नहीं रहा बल्कि किसका शासन प्रारंभ हो गया? ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश ताज शासन। अब ब्रिटेन कंपनी का शासन समाप्त करके किस शासन को स्थापित कर दिया? ब्रिटिश ताज शासन को स्थापित कर दिया 1858 से 1947 कि 1858 से, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उस क्रांति से निकलने वाली भारतीय जनता में असंतोष या अराजकता का माहौल और ब्रिटिश कंपनी के प्रति घृणा को देखते हुए ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त करके खुद वहाँ की महारानी ने बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली, इसलिए इसे कहा जाता है ब्रिटिश ताज शासन। उसमें एक्ट आया था, इसमें हर जगह क्या आएगा? अधिनियम। क्या आएगा? अधिनियम। अधिनियम की बात करें कि पहला 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। 1858 ब्रिटिश कंपनी से हटकर जैसे ही ब्रिटिश ताज ने शासन अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले 1858 का अधिनियम है वो लागू किया था। इस अधिनियम के माध्यम से
कहने का मतलब है 1858 वाले अधिनियम को कहा जाता है भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, अच्छा बनाने वाला अधिनियम। क्या कहा जाता है कि भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? 1858 का अधिनियम। इसके अलावा इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा भी किसे कहा जाता है? आपसे पूछ ले तो 1858 वाले अधिनियम को कहा जाता है। इसके अलावा देखो इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कि आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? 1858 वाले को। इसके बाद पूछ ले विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अब देखो जैसे ही ब्रिटिश ताज के पास शासन पहुंचा तो वहाँ की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। विक्टोरिया ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को पढ़ा कहाँ गया? इलाहाबाद में, इसलिए विक्टोरिया घोषणा पत्र हो गया। उसे पढ़ा इलाहाबाद में गया था, इसलिए इलाहाबाद घोषणा पत्र हो गया। और इस पत्र में ऐसा लिखा क्या था? देखो लिखने वाली मुख्य जो बात थी वो थी भारतीय शासन को अच्छा बनाना, जो भ्रष्टाचार फैला है उसे समाप्त करना और अच्छे शासन की नींव रखना, और जो भारतीय लोग पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार देना और उन्हें उच्च पोस्टों पर विराजमान करना। इसलिए भारतीय शिक्षित वर्ग का क्या हो गया? ये मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो ये 1858 वाला अधिनियम है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि जो 1858 का जो अधिनियम है उसके बाद आगे क्या हुआ था? 1861 का अधिनियम। आपसे पूछ ले कि 1861 वाले अधिनियम में क्या हुआ था? इसको हम कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, सभी में अधिनियम लगेंगे। 1858 से लेकर 1947 में याद रखना भारत परिषद अधिनियम कह सकते हो या सीधे ही अधिनियम। 1861 परिषद अधिनियम, 1861 परिषद अधिनियम। अब देखो 1861 परिषद अधिनियम में क्या हुआ था कि प्रांतीय व्यवस्थाओं को अलग किया गया। 1861 वाले में क्या हुआ कि प्रांतीय जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को अलग कर लिया गया, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पैदा न हो। इसलिए कौन सा 1861 का परिषद अधिनियम में बनाया गया था।